1 to 1 प्रोसीजर जैसे डिस्कस करेंगे तब ये सारी चीज़ें हमें समझ आ जाएगी। सो लेट्स मूव टू दैट। हमने ऑर्थोसिंथेसिस पढ़ लिया था। ये कोड्स एक बार ना, ये जब भी मौका मिलता है आप लोग थोड़ा सा कोड गो थ्रू कर लेना। वैसे सारे कोड अपडेटेड हैं, बट फिर भी अगर कभी डाउट लगेगा या कोई कन्फ्यूज़न होगा तो हम करेंगे। ज़्यादातर क्लियरिटी अपनी आने वाली है जब हम रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। आज फ्रैक्चर कीयर्स, कल इसको डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर कीयर। आज हम करते हैं लाइक कोई एक प्रोसीजर जो एक टॉपिक है। ऑर्थोडेसिस भी करेंगे, ये कल और फ्रैक्चर केयर और ऑर्थोडेसिस के लिए करेंगे। तो एक बार जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है थोड़ा सा एनाटॉमी आप लोग स्पाइन का यूट्यूब पे देख लेना कि कैसे होता है, ताकि सारे प्रोसीजर आप लोगों को ईजिली समझ आएंगे, ठीक है। तो कल का टॉपिक हमारा है फ्रैक्चर केयर और ऑर्थोडेसिस, ठीक है, क्लियर। आज हम शोल्डर से रिलेटेड एक प्रोसीजर पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हुआ था। और कल हमारा रहेगा फ्रैक्चर केयर और स्पाइन की सर्जरी, जिसमें ऑर्थोडेसिस आएगा, काइफोप्लास्टी, ये सारे जितने टॉपिक होंगे इसको हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, तो एक हम शोल्डर के प्रोसीजर से चालू करते हैं। आई बिलीव मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको। ओके, शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी। ऑर्थो का मीन्स क्या हमारा निकल के आता है, बोन। प्लास्टी मीन्स रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ शोल्डर। ओके, तो जो नॉर्मल शोल्डर हमारा दिखता है वो कैसे रहता है, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है। दिस इज़ अ नॉर्मल शोल्डर। यहाँ पे आपका ये ह्यूमरस है, स्केपुला है, और यहाँ पे ये जॉइंट स्पेस है। जब ये रिप्लेस हो जाता है तो यहाँ पे प्रोस्थेटिस डिवाइस लगते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है स्केपुला के अंदर, सॉकेट्स बोलते हैं इसको, बॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे जॉइंट जो वर्क करता है बॉल एंड सॉकेट, क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि शोल्डर के अंदर कौन से जॉइंट होती हैं, क्या इसके एग्जांपल्स हैं, तो आप ये बताओगे। कुछ शोल्डर से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं क्या चीज़ें होती हैं। एवरेज मोमेंट पर शोल्डर जॉइंट यूज्ड फॉर द आर्म मोमेंट लिफ्टिंग अप द कैरिंग। मतलब ये हम 1000 से 1500 बार पर डे हम अपने शोल्डर को अप एंड डाउन, लेफ़्ट एंड राइट करते हैं। रेंज ऑफ मोशन 180 डिग्री है। ये जो जॉइंट है उसका रेंज ऑफ मोशन कितना है, 180 डिग्री तक हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इसी की वजह से बॉलर से स्पीड बॉलिंग कर पाते हैं। हम अपनी फोर्स के थ्रू कोई भी चीज़ को दूर तक फेंक पाते हैं, लाइक उसको थ्रो कर पाते हैं। दैट्स कम्स अंडर द रेंज ऑफ मोशन के थ्रू कि हमारा शोल्डर का ग्रिप कितना अच्छा है, हम कितना मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज पर्पज से हैं, तो इसको आप लोग एक बार गो थ्रू हो सकते हो। फोर्स एब्जॉर्प्शन, लाइक शोल्डर पे अगर कितना लेवल तक का फोर्स हम उठा सकते हैं। नॉर्मल पीपल 1000 न्यूटन लाइक फोर्स वेयर कर सकता है, लिफ्टिंग कर सकता है। अगर कोई जिम करता है या योगा एक्सरसाइज करता है तो ही हैज़ अ मोर कैपेसिटी। सो जो नॉर्मल है वो आपका 1000 तक होता है। शोल्डर्स हैविंग अ डिपेंडेंट ऑन मसल एंड जॉइंट्स बॉडी, यहाँ पे 17 मसल हेल्प करती हैं शोल्डर जॉइंट को वर्क करने में, राइट। मेजर होते हैं 4, बट जो सपोर्टिव्स हैं जिनके हेल्प से हमारा शोल्डर प्रॉपर वर्क करता है, दैट्स आर 70। द लॉन्गेस्ट टेंडन इन द ह्यूमन बॉडी
is the tendon of the long head to the biceps brachii muscles which runs from the shoulder to elbow। तो कह रहे हैं कि जो बॉडी में सबसे लंबा टेंडन है, टेंडन इज़ दैट मसल और बोन को अटैच करता है, दैट इज़ कॉल्ड टेंडन। तो ये सबसे लंबी जो लेंथ वाली है वो आपका कहाँ पे होता है, शोल्डर से लेके एल्बो के बीच में होता है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। एनाटॉमी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि शोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे आप देखोगे हमेशा यहाँ पे इसको बोलेंगे एक्रोमिनल बोन, और ये होता है आपका क्लेविकल बोन। तो ये जो जॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे एक्रोमिनल जॉइंट। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये शोल्डर आर्थोप्लास्टी में ये रिप्लेस होता है, तो उसको बोलते हैं लाइक एक्रोमिनोप्लास्टी। तो जब भी शोल्डर आर्थोप्लास्टी आप देखो ये वाला पार्ट अलग है और एक्रोमिनल जॉइंट अलग है, तो दो जॉइंट हो रहा है, या इसका जो एक्रोमिनल का रिप्लेसमेंट होगा, रिपेयर होगा, तो ये सेपरेट दिख रहा है हमारे जॉइंट स्ट्रक्चर्स में, इसलिए इसको हम एक्रोमिनोप्लास्टी को अलग से कोड करेंगे शोल्डर आर्थोस्कोपी के साथ या शोल्डर प्लास्टी के साथ। क्लियर है? ओके, सो ये स्केपुला है। मैं थोड़ा सा ये कलर्स हटा देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए। स्केपुला होगा हमारा, ह्यूमरस होता है, हैंड का अपर पार्ट से लेके ये लाइक ये वाला जो बोन होता है इसको ह्यूमरस बोन बोलते हैं, और कोरावाइड्स प्रोसेस। तो ये वाला पॉइंटर्स आपको क्यों पता होना चाहिए एनाटॉमी में, इसके ऊपर ही हमारी सारी प्रोसीजर परफॉर्म होने वाली है। तो यहाँ ऑर्थोप्लास्टी का डेफिनेशन क्या बोलता है एक बार पढ़ लेते हैं। ऑर्थोप्लास्टी डिस्क्राइब द सर्जिकल replacement reconstruction of the joint with impacted device when the joint has been damaged by the arthritic or traumatic process। तो ये सिंपल कह रहा है कि जॉइंट को रिप्लेस करना, जॉइंट को रिकन्स्ट्रक्ट करना अपने ओरिजिनल फॉर्म में, दैट्स आर कम्स अंडर द ऑर्थोप्लास्टी। ये क्यों हो सकता है, किसी भी इंजरी, ट्रॉमा या कंडीशन के थ्रू हो सकता है। कंडीशन में कौन से हैं, अर्थराइटिस है, रूमेटल अर्थराइटिस है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, जो हमने पिछले एनाटॉमी और स्लाइड्स में देखे थे। ओके, एनाटॉमी के अंदर हम देखते हैं शोल्डर मैप ऑफ द थ्री बोन्स, ह्यूमरस अपर बोन, अपर आर्म बोन बोलते हैं, स्केपुला, शोल्डर ब्लेड बोलते हैं इसको, क्लेविकल, कॉलर बोन। तो यहाँ पे क्या है, एक आपका स्केपुला है, ये लाइक कॉलर बोन है, एक्रोमिनल है और ह्यूमरस है। इन तीनों बोन्स के थ्रू क्या क्या सपोर्ट में आता है, शोल्डर जॉइंट फॉर्म्ड होता है। शोल्डर इज़ अ बॉल सॉकेट जॉइंट, जैसे मैंने बता दिया था, ये बॉल वाला पार्ट है, ये सॉकेट वाले पार्ट है, तो इसके अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। द बॉल और हेड ऑफ द अपर आर्म बोन्स फर्स्ट इनटू द शैलो सॉकेट इन द शोल्डर ब्लेड एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लेनोइड। तो ये कह रहा है कि इन सिंपल क्या है कि जो ये बॉल है स्केपुला में जो जुड़ता है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेनोइड। और इमेज में क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो इसको बोलते हैं ग्लेनोइड। तो इसकी भी रिपेयर करेगा, ग्लेनोइड रिपेयर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये एनाटॉमी की पार्ट थी। आई बिलीव दैट इतना ही हमें एनाटॉमी चाहिए शोल्डर में। तो आप लोग जब भी स्टडी करते हो कोई सा भी प्रोसीजर का, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूरी एनाटॉमी याद होना या आना बहुत अच्छी बात है। अगर इनकेस नहीं भी याद रहता है तो जो भी हम प्रोसीजर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड अगर हमें एनाटॉमी क्लियर है तो दैट इज़ ओके। ऐसे कर करके हम अपना एनाटॉमी अच्छा कर लेंगे। ओके, शोल्डर आर्थोप्लास्टी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कि एक्रोमिनल क्लेविकल जॉइंट को हम लोग एसी जॉइंट बोलते हैं। द एसी जॉइंट इज़ लोकेटेड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द शोल्डर एंड प्रोवाइडेड द लिफ्टिंग एबिलिटी। तो अगर हम कोई भी चीज़ उठाते हैं या लिफ्ट करते हैं तो उसमें जो हेल्प करता है एक्रोमिनल क्लेविकल जॉइंट, एसी जॉइंट करता है। जो इमेज में आपको यहाँ दिखाया गया है ये क्लेविकल जॉइंट है। यहाँ स्टर्नम और क्लेविकल जॉइंट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम क्लेविकल जॉइंट। अगर इसकी रिपेयर करेगा तो ये भी इसका सेपरेट कोड होता है। तो इसलिए जॉइंट्स हमें पता होना चाहिए कि शोल्डर के आसपास कौन कौन से जॉइंट है। आपको बताया था जैसे मैंने ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट,
यहाँ पे देखो ये हुमरल हेड और ग्लेनोड जो बताया था हमने उसको कनेक्ट करने की कनेक्ट होता है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड ग्लेनो हुमरल जॉइंट। और स्केपुला और थोरेसिक जॉइंट में क्या आता है कि जहाँ पे रिब्स और स्केपुला स्पाइन से जुड़ते हैं, दैट्स जॉइंट्स कम्स अंडर द स्केपुलोथोरेसिक जॉइंट। तो ये सारे जॉइंट्स आपके शोल्डर से रिलेटेड हैं, तो ये पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर या सर्जरी हो रही है तो उसके हमारे पास अलग से कोड हैं। अब कुछ सिनेरियो में ये पता चलता है कि कब कोड करना है कब नहीं करना है, तो उसके गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शन है, उसे हम चेक करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे बताया गया है, एक्रोमिनोक्लेविकल जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट और ग्लेनोहुमरल जॉइंट। आई बिलीव दैट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग क्लियर, समझ आ रहा है। ये अभी हम एनाटॉमी ही देख रहे हैं, ओके। ठीक है, शोल्डर अर्थोप्लास्टी के अंदर जो दूसरा पॉइंट था, ये तो अब तक हमने देखा था। एक सेकंड, हेलो हेलो, यस यस, okay ma'am, I will call you back, give me some time, okay. So first we focused on the joint part, what is the joint, which bones or which joints are involved there. So we found that AC joint, sternoclavicle joint और ग्लेनोहुमरल जॉइंट, 3 जॉइंट्स हमें ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि इन अ शोल्डर हाउ मेनी जॉइंट्स आर अवेलेबल एंड विच जॉइंट्स आर सपोर्टिंग टू शोल्डर, तो आपको ये पॉइंटर्स ध्यान होना चाहिए कि स्टर्नम से जुड़ा और क्लेविकल जुड़ेगा तो स्टर्नोक्लेविकल जॉइंट। अगर स्केपुला से और थोरेसिक से जुड़ रहा है, रिब से जुड़ रहा है, तो उसके पास हमारा वहीं उन तीनों का मिलकर जॉइंट बता देना है। और इस एक्रोमिनोप्लास्टी है, एक्रोमिनो और क्लेविकल दोनों आपस में जुड़ेंगे तो एक्रोमिनल लाइक क्लेविकल जॉइंट हो जाएगा। तो ये जॉइंट्स वाले पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इनके CPT कोड अलग से होते हैं। जब हम शोल्डर की कोडिंग करेंगे, शोल्डर प्रोसीजर की कोडिंग करेंगे, तो अगर वो प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं उन्हें भी हमें कोड करना पड़ता है। तो ये हमारे थे जॉइंट से रिलेटेड। अब आते हैं कुछ एनाटॉमी दैट इन्वॉल्व्ड इनटू द सर्जरी फ्रॉम द मसल पार्ट। तो मसल पार्ट से कौन से आते हैं, मेजर है, ये हर इंटरव्यू में लोग पूछते हैं, रोटेटरी कफ एनाटॉमी। रोटेटरी कफ क्या है, रोटेटरी कफ मसल्स ऑफ द शोल्डर सराउंडेड द ग्लेनोहुमरल जॉइंट लाइक अ कफ। तो मैंने जैसे बताया था कि हमारा ग्लेनोहुमरल जॉइंट कहाँ पे अवेलेबल है, आप जब देख रहे थे यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये मान लो बॉल है और ये आपका सॉकेट है ऑफ द शोल्डर। तो जो ये बीच का स्पेस था, ये हमारा कौन सा पार्ट था, यस। सो ये ग्लेनोहुमरल जॉइंट है। तो जो रोटेटरी कफ होता है ये कहाँ पे आता है, इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए 4 मसल इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आप लोगों को एनाटॉमी का एक स्लाइड शेयर किया था, उसमें दिखाया है और यहाँ भी दिखेगा। जैसे ये दिखा, ये वाले जो मसल हैं इसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस। और यहाँ पे अगर ये थोड़ा इमेज आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो मैं जूम कर देता हूँ। देखो ये आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल है जो मैंने अभी रेड हाईलाइट किया। ये सब कैप्सुलरीज है, ये जो मसल है आपके सब कैप्सुलरीज मसल है। ये इंफ्रा, हाँ जी, ये तो आप बता रहे हैं, कफ है क्या, ये स्ट्रक्चर है कफ टाइप का, मसल्स होता है, मसल्स सपोर्ट करता है जॉइंट, मसल्स हैं, मसल्स होते हैं। ये ना कफ एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप देखोगे ना ये लाइक ऐसा जो चारों तरफ से बाउंडेड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, उस तरह का होता है। तो इसी के लिए ये टर्म है, इंग्लिश का टर्म कफ होता है। तो रोटेटरी कफ मतलब ये शोल्डर के आसपास के जो मसल्स हैं जो रोटेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्लेनोहुमरल जॉइंट से अटैचमेंट होता है। तो ग्लेनो समझ आ रहा है ना, ग्लेनो पार्ट कहाँ पे है, माइंड में चल रहा है ना, राइट। तो अभी इतना ही समझना है कि कौन कौन से मसल्स हैं, क्योंकि ये जब सर्जरी होगा ना तो वो बोलेगा सुप्रास्पाइनेटस मसल को इंसेक्ट किया, डेब्राइड किया, कट किया।
समझे? तो ये पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी पूछेंगे आपसे कि हाउ मेनी मसल्स इन्वॉल्व इनटू द शोल्डर दैट्स कम्स अंडर द रोटेटरी कफ। तो आप बताओगे रोटेटरी कफ मसल्स आर सुप्रा स्पाइनेटस मसल, इंफ्रा स्पाइनेटस मसल, सब कैप्सुलरीज मसल्स, टेरिस माइनर और टेरिस मेजर। 4 मसल और 5 मसल्स हैं जहाँ पे आपको जो जॉइंट के ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट्स और शोल्डर जॉइंट में हेल्प करते हैं। क्लियर है पॉइंट सबको? इमेज के थ्रू आपको दिखेगा ये सब कैप्सुलरीज मसल है। तो इसका क्यों ये जानना ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे रिपेयर करेगा, वो लिखेगा सब कैप्सुलरीज वाज कट एंड रिमूव्ड, सब कैप्सुलरीज वाज इंसाइज्ड, इस तरह का टर्म यूज़ होगा। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए एनाटॉमी में। आई होप सबको समझ आ रहा है। दे रन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्केपुला एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज रेंज ऑफ मोशन ऑफ द मल्टीप्लाई। ये कह रहे हैं कि स्केपुला से सब जगह से जुड़े होते हैं और जो हमारा शोल्डर का ये ह्यूमरस का हेड है उससे अटैच करके मोशन में हेल्प करते हैं। मतलब ये समझो कि जॉइंट को अटैच करने के लिए कि जॉइंट इधर उधर ना जाए, डिसलोकेट ना हो, उस केस में ये सपोर्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हेल्प बताया भी गया है कि कौन सा मसल का क्या नेचर है, क्या हेल्प करता है। सुप्रा स्पाइनेटस हेल्प यू रोटेट एंड लिफ्ट योर आर्म। तो अगर हम अपने हाथ को रोटेट कर रहे हैं, कोई वेट को हम लिफ्ट कर रहे हैं, इन दैट हेल्पिंग विच मसल? सुप्रा स्पाइनेटस मसल। सुप्रा कैप्सुलरीज मसल क्या करता है? सब कैप्सुलरीज मसल क्या करता है? होल्ड एंड आउट स्ट्रेच द हैंड। लाइक जब हम अपने हाथ को पकड़, लाइक शोल्डर के हेल्प से किसी चीज़ को पकड़ रहे होते हैं, या जैसे हम पीटी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हैंड को अप एंड डाउन कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा सब कैप्सुलरीज मसल सपोर्ट करता है। इसके वजह से हम अपने हैंड को रोटेट और लिफ्ट कर पाते हैं अवे फ्रॉम द योर बॉडी। इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स क्या करता है? रोटेट करने में हेल्प करता है। और टेरिस माइनर क्या करता है? टर्न एंड रोटेट द आर्म। सो इस तरह से इनके रोल्स हैं। आप जस्ट यहाँ पे नाम को कंसीडर करो और ये कहाँ पे लोकेट है उसको समझो। अगर बोलेगा कि टेरिस माइनर इंजरी हुई है तो आप क्या समझोगे? ये वाले मसल पे इंजरी हुई है, जो नीचे वाले, लाइक ह्यूमरस और स्केपुला को जो अटैच कर रहा है, दैट्स कम्स अंडर द टेरिस माइनर। टेरिस मेजर सबसे नीचे है और टेरिस माइनर इसके बीच मिडल में होता है, बैक साइड से होता है। ठीक है, ये एंटेरियर व्यू है, ये पोस्टेरियर व्यू है। तो अगर आप टेरिस माइनर देखोगे, पोस्टेरियर से कैच मतलब होल्ड किया हुआ है, टेरिस माइनर है ये आपका एंटेरियर से होल्ड किया हुआ है। इस तरह से आपको ये बोन्स को और जॉइंट को अटैच करने में हेल्प करता है। बट आपको यहाँ जो की पॉइंट्स याद रखना है, रोटेटरी कफ मसल, देयर आर 5 मसल्स इन्वॉल्व, सुप्रास्पाइनेटस, सब कैप्सुलरीज, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, बस। क्लियर है? ओके। टाइप्स ऑफ द शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी के अंदर अगर हम जाते हैं तो मुझे कोई बताएगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है? वैसे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी, शोल्डर हेमियो ऑर्थोप्लास्टी, रिवर्स टोटल ऑर्थोप्लास्टी और रिवीजन टोटल ऑर्थोप्लास्टी। जो मेजर इंटरव्यू में अगर आपसे शोल्डर के ऑर्थोप्लास्टी का क्वेश्चन आएगा वो आपको पूछेंगे टोटल और रिवर्स में क्या डिफरेंस है, हेमी और टोटल ऑर्थोप्लास्टी में क्या डिफरेंस है, और रिवीजन और टोटल ऑर्थोप्लास्टी में क्या डिफरेंस है। मतलब ये 4 ही हैं हमारे पास जिससे इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा। इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं? व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी वर्सेस रिवर्स टोटल ऑर्थोप्लास्टी। सेम ऐसे ही जाएगा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑर्थोप्लास्टी वर्सेस हेमी ऑर्थोप्लास्टी। तो क्या आइडिया है मैं तो बताऊंगा, थोड़ा मैं आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहा था कि टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी में क्या होता है और रिवर्स टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है। राइट।
तो जैसे यहाँ पे अगर इमेज में आप देख रहे हो ये बॉल है और ये सॉकेट है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। लाइक यहाँ ह्यूमरल में आ जाएगा सॉकेट और बॉल चला जाएगा स्केपुला में, दैट्स कॉल्ड एज अ रिवर्स टोटल आर्थोप्लास्टी। टोटल आर्थोप्लास्टी में क्या होगा, बॉल एंड सॉकेट बोथ आर रिमूव्ड और रिप्लेस्ड। हाँ, रिवर्स का मैं बताता हूँ, मैं दिखाऊंगा। इसमें इमेज है फॉर एग्जांपल के लिए कि ये स्केपुला है और ये बॉल है, ये जुड़ा हुआ है शोल्डर से और ये जुड़ा हुआ है स्केपुला से, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉकेट, इसको बोलेंगे बॉल। तो अभी ये नॉर्मल जो टोटल आर्थोप्लास्टी होगा, इसमें क्या करेगा, ये वाला पार्ट को रिमूव करेगा, ये वाला पार्ट को रिमूव करेगा और यहाँ पे रिप्लेस करेगा क्या, प्रोस्थेसिस डिवाइस, जैसे ये लगा हुआ है। तो ये नॉर्मल आपका इमेज है, इसमें क्या मानेंगे इसको, टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी। क्लियर है, टोटल वाला तो क्लियर है ना? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, अब क्या होगा, जब ये रिवर्स आएगा तो इसको क्या करेगा, यहाँ पे कर देगा, ह्यूमरस के ऊपर कर देगा सॉकेट और बॉल को लगा देगा कहाँ पे, स्केपुला के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाती है पोजीशन। राइट। तो जैसे अभी ये नॉर्मल में ये था, ये ह्यूमरल है और ये स्केपुला है, तो यहाँ पे ये लगा है, ये सॉकेट है और ये वाला आपका बॉल है। अभी जब रिवर्स में जाओगे तो यहाँ पे चला जाएगा स्केपुला पे बॉल और यहाँ पे ह्यूमरल पे आ जाएगा सॉकेट। ये कब किया जाता है, जब आपका नॉर्मल शोल्डर आर्थोप्लास्टी वर्क नहीं करता है, लाइक फेल हो जाता है, या क्रोनिक रूमेटॉइडल अर्थराइटिस है जिसकी वजह से बोन को क्या कर रहा है, बॉल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, सॉकेट को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, जगह चेंज कर देते हैं, सिंपल। तो आप डिफिनीशन कैसे बताओगे, व्हेन द बॉल पोजीशन वाज चेंज टू द स्केपुला एंड स्केपुला सॉकेट्स आर चेंज टू द ह्यूमरल, दैट्स कंसिडर एज अ रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी। क्लियर है? तो आपको अभी क्या समझ आया इन सब चीज़ों से, कि जब भी आप टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी की प्रोसीजर कोड करोगे तो आप चेक करोगे कि बॉल कहाँ पे अटैच्ड है और सॉकेट कहाँ पे अटैच्ड है, राइट। तो पहला आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि प्रोसीजर में बॉल एंड सॉकेट दोनों रिप्लेस हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो उनकी लोकेशन क्या है, ये की पॉइंट्स है। थंब रूल समझो, की पॉइंट समझो, ओके। टोटल वाले में और रिवीजन वाले में डिफरेंस क्या हुआ था? हाँ, ये मैं पूछा था आपसे, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो क्या है कि टोटल और रिवीजन, टोटल क्या है कि फर्स्ट टाइम अगर सर्जरी हो रही है, पहली बार उसने जॉइंट को किया और उसने क्या किया, जो नेचुरल ग्लेनॉइड है जॉइंट से उसको रिमूव किया, आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस लगाया, दैट्स कम्स अंडर द टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी। अब क्या है कि पहले से वहाँ पे कोई ऑलरेडी प्रोसीजर हुआ है, लाइक एक बार ऑलरेडी आर्थोप्लास्टी हो चुकी है वहाँ पे, दोबारा से उसने क्या किया, आर्थोप्लास्टी किया, और पुराने वाले जो प्रोस्थेसिस डिवाइस हैं उनको रिमूव किया, नए डिवाइस इम्प्लांट किया, दैट्स कम्स अंडर द रिवीजन टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी। क्लियर है? मतलब एक प्रोसीजर पहले हुआ पड़ा है। हाँ, फर्स्ट टाइम हो रहा है वो टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी होगा, फर्स्ट टाइम के बाद अगर रिवाइज कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है तो रिवीजन। राइट। रिवीजन में आप हमेशा ये ध्यान रखना कि रिमूव करेगा और न्यू प्रोस्थेसिस डिवाइस ऐड करेगा। अगर सिर्फ जॉइंट से क्या किया है, डिवाइस रिमूव किया है, तो अपने पास अलग से कोड है रिमूवल ऑफ प्रोस्थेसिस का, राइट। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये शोल्डर वाला जो बॉल एंड सॉकेट है उसको रिमूव करना है, क्योंकि पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए ये लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन ठीक हो जाए, जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन है वो ठीक हो जाए। तो दैट टाइम वी हैव अ सेपरेट कोड फॉर रिमूवल ऑफ प्रोस्थेसिस फ्रॉम द शोल्डर, तो उस समय हम रिमूवल का कोड करेंगे। लेकिन अगर रिमूव करके न्यू इंसर्ट कर रहा है, दैट्स कम्स अंडर द रिवीजन। क्लियर है? कमल सर, हाँ, एक जैसा आपने शोल्डर एंड आर्थोप्लास्टी, उसमें मेंशन है रिप्लेसमेंट ऑफ जस्ट। आपकी आवाज़ थोड़े लो है, एक बार थोड़ा सा पास से बोलोगे? सर हाँ बोलो ना, अभी आ रही है। आप ऑडिबल सर? हाँ ओके। मैं कहूँ शोल्डर हैवी आर्थोप्लास्टी, हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ
जस्ट ह्यूमरस बोन, यानी कि बोन की बात कर रहा है। अगर सिर्फ सॉकेट चेंज हो रहा हो, जैसे सॉकेट पे बन गया हो तो भी हेमी शोल्डर हेमी राइट होगा, वो आएगा। अभी तो हमने हेमी पे बात भी नहीं किया, बट आपने इसको क्वेश्चन किया तो सही कह रहे हो। उसमें बॉल भी रिमूव करेगा या सॉकेट रिमूव करेगा, कोई एक रिमूव करेगा तो उस समय हम हेमी लेते हैं, पार्शियल या हेमी लेंगे। ओके, यहाँ पे बॉल का एग्जांपल दिया है। अगर यहाँ पे सॉकेट भी है तो उस टाइम भी आप कोई एक अगर रिमूव करेगा, दैट्स कंसीडर एज अ हेमी ऑर्थोप्लास्टी। ओके, तो मैं दोबारा से इसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल सबको क्लियर है। हेमी में मैंने जैसे बताया, अगर ये सिर्फ ये बॉल वाला पार्ट है ये रिमूव करेगा, हेमी कंसीडर होगा, या ये वाला जो सॉकेट वाला पार्ट है ये रिमूव करेगा, दैट्स कंसीडर एज अ हेमी ऑर्थोप्लास्टी। हेमी का दूसरा नाम पार्शियल भी बोलते हैं। रिवर्स हमने बता दिया था, द पोजीशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट। अगर ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, दैट टाइम कंसीडर एज अ रिवर्स। रिवीजन में क्या है, ओल्ड शोल्डर रिप्लेसमेंट एंड पुट द न्यू वन, मतलब ओल्ड को रिमूव किया, न्यू ऐड किया, दैट्स कम्स अंडर द रिवीजन। तो 4 प्रोसीजर है। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, आप क्लियर है? कोड भी इसी के बिहाफ पे है। ओके, अब ओके फाइन, इसको थोड़ा पॉइंटर को ध्यान रखना हमेशा। अब यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, जो पहला इमेज आप देख रहे हो ये टोटल ऑर्थोप्लास्टी का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल और सॉकेट दोनों रिप्लेस हो रहे हैं। देखो, अगर आप इमेज में देखोगे तो यहाँ पे ये सॉकेट भी इंसर्ट हुआ है। दूसरा इमेज है उसमें क्लियर आ जाएगा। इस इमेज में आप देखते हो तो सिर्फ बॉल को इन्होंने एड्रेस किया हुआ है, सॉकेट हमारा नेचुरल ही है, इसमें कोई इंसर्शन नहीं है। तो दैट्स कंसिडर एज अ शोल्डर हेमी ऑर्थोप्लास्टी, राइट। आई बिलीव दैट इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सबको क्लियर है। ओके, राइट। इसके सीपीटी भी ऐसे ही है। मैं आपको जस्ट एक बार बता देता हूँ ऊपर कि जो शोल्डर का होगा, टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी का कोड हमारे पास है, शोल्डर हेमी ऑर्थोप्लास्टी का कोड है, रिवर्स का है और रिवीजन का है। ये 4 अगर क्लियर हो गए तो सीपीटी कोड बहुत ईजी है। ठीक है, अभी हमने आपको जैसे बताया था रिवर्स शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी के इमेजेस हमने दिखा रखे हैं, आपको समझ आएगा अब। इन अ रिवर्स टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट द सॉकेट एंड मेटल बॉल आर स्विच्ड। जैसे हमने बताया था, ये जो बॉल होता है जनरली ह्यूमरस के ऊपर लगता है, लेकिन इसको ग्लेनोइडल स्फीयर में लगा दिया, मतलब ये स्केपुला के अंदर इंसर्ट कर दिया, दैट्स कंसीडर एज अ reverse shoulder orthoplasty. The metal ball is fixed into the socket and the plastic cup fixed to the upper part of the humeral. मतलब इसको लैंग्वेज में ही बोला है कि ये सॉकेट को ह्यूमरल में डाला है और इस बॉल को हमने स्केपुला में डाला। इमेज के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है। अब ये जो रिवर्स शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी को आप रिकॉग्नाइज कैसे करते हो? जनरली हम लोग क्या करते हैं कि भूल जाते हैं जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना। तो अब मैंने अभी आपको बताया 4 हमारे पास 4 मेजर जो क्लासिफिकेशन है 4 टाइप का है। पहला आप पॉइंट क्या रखोगे, पहले चेक करोगे ये टोटल ऑर्थोप्लास्टी हो रहा है क्या, या हेमी हो रहा है। तीसरा है रिवर्स हो रहा है, रिवीजन हो रहा है या रिमूवल है। अगर ये पॉइंट्स अगर आपके माइंड में चल रहे होंगे तो प्रोसीजर कोड करते समय एक्यूरेट कोडिंग करोगे। जब भी शोल्डर की सर्जरी करोगे आपके माइंड में ये 4-5 पॉइंट चलने चाहिए। टोटल है, रिवीजन है, रिवर्स है और हेमी है और रिमूवल है। अगर ये 4 पॉइंट्स आपके माइंड में चल रहे हैं तो ऑर्थोस्कोपी की प्रोसीजर ईजी है, सॉरी ऑर्थोप्लास्टी की प्रोसीजर ईजी है, उसमें कोई चैलेंज नहीं आने वाला। अब कंसीडर हो गया हमें टोटल क्या होता है, हेमी क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, ईजी, तो आपको इशू नहीं आएगा। इसके साथ आपको क्लिनिकल इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्लिनिकल इंडिकेटर जब आप पीसीएस की कोडिंग करोगे, आईपीडीआरजी करोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो क्या हो सकता है क्लिनिकल इंडिकेटर्स कि रिवर्स टोटल ऑर्थोप्लास्टी रिप्लेसमेंट में बी रिकमेंडेड इफ़ यू हैव। ये कब रिवर्स प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है? अ कंप्लीट टर्न रोटेटरी कफ दैट कैनॉट बी रिपेयर्ड, मतलब जो रोटेटरी कफ हमने मसल देखा था इंजरी के वजह से, किसी डिजीज़ के वजह से, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है और वो दोबारा से मसल और बोन को होल्ड नहीं कर पा रहा है। दैट टाइम डॉक्टर रिकमेंड करेगा
कि आप रिवर्स में जाओ। तो अगर आपने लिखा होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ रोटेटरी कफ, ट्रॉमेटिक इंजरी एंड टर्न आउट द रोटेटरी कफ, तो चांसेज वहाँ पे होगा कि रिवर्स होगा। लेकिन आप डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करके नहीं बोलोगे कि ये रिवर्स है कि क्या है, आपको प्रोसीजर में देखना पड़ेगा कि बॉल का लोकेशन कहाँ पे है और सॉकेट का लोकेशन कहाँ पे है। लेकिन कुछ आपको क्लिनिकल इंडिकेशन पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स कब रिकमेंड करते हैं। अ कंप्लीट टर्न रोटेटरी कफ दैट कांट बी रिपेयर्ड, कफ टीयर ऑर्थोपैथी, ये कंडीशंस होती हैं। अ प्रीवियस शोल्डर रिप्लेसमेंट दैट वाज अनसक्सेसफुल, मतलब जो पहले की सर्जरी हुई है वो सक्सेसफुल नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इन्फ्लामेशन आ रहा है, लाइक कुछ भी हो रहा है, उस केस में हम रिवर्स शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी में जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ यू विल एक्सप्लेन द रिवर्स शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी, तो आप पहले ये बताओगे कि इनकी लोकेशन एक्सचेंज होता है, शोल्डर अगर ऑर्थोप्लास्टी फेलियर हुआ है, रोटेटरी कफ डिस्ट्रॉय हो गया है, उस केस में हम ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रीज़न फॉर टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी, क्या क्या रीज़न होता है, उस सारी चीज़ों को हम समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिस टाइम हमें शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी करने की ज़रूरत पड़ती है। शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी हमेशा ध्यान रखना रिप्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट। तो जॉइंट को क्या करेंगे, उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए, या उस जॉइंट पे कोई बोन पार्ट को, कोई टिश्यू को, और कोई लाइक वहाँ पे टेंडन्स होते हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है, दैट्स कम्स अंडर द प्लास्टिक। ओके, तो यहाँ पे जो मेजर कंडीशन बताई जाती है वो बताई जाती है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है, डिजनरेटिव कंडीशन लीड टू द डैमेज द जॉइंट कार्टिलेज ऑफ द शोल्डर। अब आपको पता है जॉइंट जो बने होते हैं मसल, टेंडन, लिगामेंट और कार्टिलेज के हेल्प से टू बोन्स लाइक पुट टुगेदर कम्स टुगेदर, दैट कॉल्ड एज अ जॉइंट। तो जो यहाँ पे कार्टिलेज, ये जैसे वाइटिश कलर में दिखाया गया है, हेल्दी कार्टिलेज है, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, दैट टाइम वन कंडीशन फॉर्म दैट ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियो मतलब स्टेट और बोन रिलेटेड, अर्थराइटिस मतलब जॉइंट पे इन्फ्लामेशन, और कार्टिलेज वहाँ पे क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा दैट्स कम्स अंडर कि बोन में और जॉइंट दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और वहाँ का कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दैट्स कम्स अंडर ओस्टियोआर्थराइटिस। तो अगर किसी ने शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी किया है और आपको कंडीशन दिख रहा है ओस्टियोआर्थराइटिस, तो इट मीन दैट कि ये कंडीशन मेडिकल नेसेसिटी को मेट करता है। आप इसको प्राइमरी डायग्नोसिस कोड करोगे, पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस में ये जनरली मेंशन होता है। क्लियर है। दूसरा कंडीशन आता है रूमेटॉइडल अर्थराइटिस। रूमेटॉइडल अर्थराइटिस में क्या होता है कि जो आपके लाइक इम्यून सिस्टम है ना, वो क्या करता है कि खुद ही से जो सेल है, जॉइंट है, जो बोन्स है, उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके वजह से जो कंडीशन जॉइंट्स में आती है दैट्स कॉल्ड एज द रूमेटॉइडल अर्थराइटिस। आपने एक सुना होगा रूमेटॉइडल फीवर। तो ये एक तरह के कंडीशंस होते हैं जिनके थ्रू ये प्रॉब्लम्स आती है। तो लिखा है जैसे ऑटोइम्यून कंडीशन विच लीड्स टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द सिनोवियम ऑफ द जॉइंट। इन सिंपल क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट के ऊपर और विच लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट कार्टिलेज। तो जो भी अर्थराइटिस होगा उसमें जनरली क्या होगा, जो जॉइंट इन्फ्लामेशन हो जाता है, कार्टिलेज डिस्ट्रॉयड हो जाता है। कुछ कंडीशन और आते हैं जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस, कोई ट्रॉमा हुआ उसकी वजह से जॉइंट में कार्टिलेज और इन्फ्लामेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं। रोटेटरी कफ ऑर्थोपैथी, जो हमने रोटेटरी कफ मसल पढ़ा था, उन पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, जॉइंट पे प्रॉब्लम होता है, डिजीज़ हो जाता है, उस केस में हम ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अब वास्कुलर नेक्रोसिस, अगर वहाँ पे जॉइंट के अंदर जो ब्लड या वेंस हैं उनकी सप्लाई में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट वीक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेट्स कंसीडर एज द वास्कुलर नेक्रोसिस। कोई फ्रैक्चर हो गया, जॉइंट फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया, इस केस में टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी प्रोसीजर परफॉर्म होता है। इन सिंपल आपको क्या याद रखना, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटल अर्थराइटिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस, रोटेटरी कफ रिपेयर और लाइक ऑर्थोपैथी, वास्कुलर नेक्रोसिस और फ्रैक्चर। अगर 4-5 कंडीशन होता है तो उस केस में डॉक्टर जनरली ओस्टियोआर्थराइटिस देता है। अब ये क्यों बताया जा रहा है ये सारी कंडीशन, जब आप प्रोसीजर कोड करोगे, अगर मान लो कि 4 डायग्नोसिस लिखा हुआ है तो कौन से डायग्नोसिस को हम प्राइमरी लेंगे,
तो जैसे ये 4 मेंशन हुआ है, अगर इन डायग्नोसिस को उनमें से आप प्राइमरी डायग्नोसिस पिक करते हो तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट एंड दैट मीट द मेडिकल नेसेसिटी। तो क्लियर है? कोई डाउट है अब तक क्या, कोई क्वेश्चन? ऑल गुड, ओके। तो अब तक हमने जो कवर किया है ऊपर के वीडियोस में, उसमें क्या किया था, जॉइंट, मसल्स, टाइप्स, रिप्लेसमेंट। अब कुछ बात करेंगे कि डिवाइसेस क्या होती हैं, लाइक जो हमने बोन्स के अंदर जो प्रोस्थेसिस या डिवाइसेस यूज़ करेंगे उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती हैं, वो कैसे बने होते हैं। ये जनरली जब प्रोफेशनल कोडिंग करोगे आप, लाइक डॉक्टर या फिजिशियन कोडिंग करोगे, तो उस केस में आपको लाइक हिपिक्स कोड वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप फैसिलिटी की कोडिंग करोगे उस टाइम पे आपको क्या होना चाहिए, इन सब के हिपिक्स कोड होते हैं, लाइक स्क्रू का कोड हो गया, वहाँ पे कौन सा सीमेंट यूज़ हुआ है, कौन सा प्लांट यूज़ हुआ है, कोई मेस यूज़ हुआ है, तो वो सारी चीज़ों का कोडिंग हम करते हैं। बट आप फिजिशियन कोडिंग में आप ये सब चीज़ें सिर्फ ये चेक करोगे कि विथ इम्प्लांट है, विदाउट इम्प्लांट है, प्रोस्थेसिस लगा है, नहीं लगा है। लेकिन आपको ये जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि अगर इनके लाइक हम फैसिलिटी कोडिंग में जाएंगे तो ये हम कोड कर सकते हैं। ओके। अब कितने लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करें कि हम जो कोड कर रहे हैं वो फिजिशियन का कोडिंग कर रहे हैं या हम लाइक फैसिलिटी की कोडिंग कर रहे हैं। तो जनरली जो भी हम लोगों की अभी हेल्थ केयर डोमेन में ज़्यादातर काम हमारा प्रोफेशनल और फिजिशियन कोडिंग है। तो अगर आप इंटरव्यू में कोई टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे आप फिजिशियन बिलिंग के बिहाफ पे कोड करना, अनटिल अनलेस वो इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये हॉस्पिटल की कोडिंग है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या जाना चाहिए, फिजिशियन की कोडिंग, अनटिल अनलेस कोई बोलता है कि ये हॉस्पिटल की कोडिंग के लिए आपको इंटरव्यू में लिया जा रहा है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट में जो पार्ट होते हैं उनके देखते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ आर्टिफिशियल शोल्डर रिप्लेसमेंट, सीमेंटेड प्रोस्थेसिस और अनसीमेंटेड प्रोस्थेसिस। सीमेंटेड में क्या होता है और अनसीमेंटेड में क्या होगा, ये इनके मटेरियल यूज़ करते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया। जैसे कैल्शियम फास्फेट यूज़ करते हैं, कैल्शियम सल्फोरिक, कुछ ऐसा आएगा नीचे, वो सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं बता दूंगा। बट इन जनरल क्या समझना है, सीमेंटेड और अनसीमेंटेड। सीमेंटेड में क्या दे रहा है, अ सीमेंट प्रोस्थेसिस इज हेल्ड इन प्लेस ऑफ द टाइप ऑफ द इपॉक्सी सीमेंट दैट अटैच टू द मेटल एंड बोन। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, ये आपका बोन का इमेज है, ये बोन है, ये आपका सीमेंट है और ये मेटल है या इम्प्लांट है। तो इन दोनों के बीच में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, सीमेंट हो रहा है और ये हेल्प करा रहा है ये इम्प्लांट को और बोन को अटैच होने में। तो दैट्स कॉल्ड एट द सीमेंट। और ये इपॉक्सी सीमेंट होता है, जैसे पीवीसी वगैरह यूज़ होता है वैसा ही होता है। बोन को और लाइक क्या कहते हैं कि बोन और इम्प्लांट के बीच में वो फिल कर दिया जाता है। आफ्टर ग्रोइंग इट इज़ गोइंग हार्ड और सपोर्ट द बोन। लेकिन अगर आप बात करोगे अनसीमेंटेड, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये आपका इम्प्लांट है और ये बोन है, इसके बीच में नॉर्मल एक मेस यूज करते हैं, जैसे चिकन मेस होता है ना, या आपका कोई भी आयरन मेस हो गया, चिकन मेस हो गया, इस तरह का टर्म यूज़ करते हैं। जैसे जैसे ये बोन ग्रोथ होता जाता है, ये मेस के थ्रू क्या करता है, छोटा छोटा बोन्स आते हैं और ये जो मेटल लगा हुआ है इसको अटैच कर जाते हैं। तो दैट्स कम्स अंडर द अनसीमेंटेड प्रोस्थेसिस। मतलब पहले वाला में क्या था, मेटल और बोन के बीच में कोई सीमेंट मटेरियल डाला जा रहा है जिसके हेल्प से क्या हो रहा है कि मेटल और बोन आपस में जुड़ जा रहे हैं। दूसरा वाला में क्या किया, बोन के ऊपर एक मेस लगा दिया और उसके हेल्प से क्या होगा, जैसे जैसे बोन ग्रोथ होता जाएगा मेस के थ्रू बोन निकलता जाएगा और जो इम्प्लांट है उसको टाइट कर देगा। दैट्स कम्स अंडर द अनसीमेंटेड। तो वहीं लिखा है अनसीमेंटेड प्रोस्थेसिस हैज़ अ फाइन मेस ऑफ द होल ऑन द सरफेस, बोन ग्रोज इनटू द मेस ओवर द टाइम, दिस एंकर द प्रोस्थेसिस ऑफ द बोन। तो इस तरह से कह रहा है कि मेस के थ्रू बोन जो आएगा, हाँ जी, तो सीमेंट द्वारा जो प्रोसेस में बोन ग्रो करेगी, वो करेगी या नहीं करेगी? देखो
देखो बोन ग्रो करे ना करे एक अलग कहानी है, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा था, जैसे एक ये बोन है, मान लो ये बोन है और ये आपका इम्प्लांट है, तो जो ये बीच का स्पेस है तो इसको ये फिल कर रहे हैं सीमेंट के थ्रू, तो इसमें क्या होगा, ये तुरंत टाइट कर देता है। ये जो प्रोस्थेसिस है ये क्या होगा, थोड़ा टाइम बाद ये दोनों अटैच हो जाएगा। क्यों अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सीमेंट मटेरियल फिल कर दिया। जैसे हमने घर बनाते हैं, ये ईंट है और यहाँ पे ये स्टील लगाते हैं, बीच में हम सीमेंट डालते हैं, उसका क्या हेल्प होता है, इसको तुरंत टाइट कर देगा। राइट। अभी क्या होगा, जब हम मेस लगा रहे हैं ना, उस टाइम में क्या हो रहा है कि हम एक स्पेस दे रहे हैं। ये हमने ऐसे किया, ये मान लो बोन है, हमने यहाँ पे एक मेस लगाया और ये क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड यहाँ से बोन ग्रोथ होता जाएगा, देन इट विल बी लाइक सपोर्ट द प्रोस्थेसिस। अब ये क्यों ऐसा करते हैं, जब मान लो आपका बोन यहाँ हेल्दी है, वो ग्रो हो सकता है, उस केस में वो क्या करते हैं, मेस यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे ओल्ड एज में हो गया, बोन ग्रो नहीं हो रहा है, कैल्शियम नहीं है, मिनरल्स नहीं है, उस केस में क्या होगा कि मेस लगाना सक्सेसफुल नहीं रहेगा, उस केस में वो सीमेंट यूज़ करेंगे। या इंजरी का टाइप क्या है, वो बोन प्रॉपर डिस्ट्रॉय है, मान लो किसी का थोड़ा ही बोन टूटा हुआ है, कम है, उस बोन में हेल्दी है, दैट टाइम दे यूज़ अ मेस। बट व्हेन द बोन इज़ अ कम्प्लीटली आउट ऑफ डिस्ट्रॉय, वो दोबारा ग्रो नहीं हो सकता, दोबारा सपोर्ट नहीं दे सकता, उस समय दे यूज़ द सीमेंट। और दिस ऑल आर बेस्ड ऑन द फिजिशियन चॉइस, वो क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, बट जनरल इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी होनी चाहिए। क्लियर हुआ अभी? मतलब इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए तो सीमेंट यूज़ करेंगे, अगर थोड़ा टाइम बाद खुद बोन ग्रो करे, खुद टाइट और वो लाइक प्रोस्थेसिस को एडजस्ट हो जाए, उस समय मेस यूज़ करते हैं। बट अभी आपको क्या समझने की ज़रूरत है, सीमेंट में क्या होता है, मेस में क्या होता है। सीमेंट में क्या होगा, बोन ग्रो तो करेगा ही, क्योंकि बोन का नेचर है ग्रो करना, बट उसमें अगर वो स्लो भी ग्रो करेगा तो दैट सपोर्ट। और मेस में आपका हेल्दी बोन है जो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड दैट कैच और होल्ड द प्रोस्थेसिस डिवाइस। ओके, और ये सारी चीज़ें जॉइंट के अंदर होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने जगह से मिसप्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, नहीं, उतना वो लोग सोचते हैं, देखते हैं, डॉक्टर का डिसीजन होता है कि किस केस में वो अनसीमेंट प्रोस्थेसिस यूज़ करेगा, किस केस में वो सीमेंटेड यूज़ करेगा। जनरली जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो पार्शियल अगर सर्जरी हो रही है, पार्शियल बोन है, हेल्दी बोन है, उस केस में अनसीमेंटेड यूज़ करते हैं, जिसमें चांसेस नहीं है कि बोन जल्दी ग्रो करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, पेशेंट का एज फैक्टर है, उसमें वो लोग सीमेंटेड यूज़ करते हैं। आपको दो चीज़ें क्लियर होना चाहिए, सीमेंटेड अनसीमेंटेड, ठीक है, क्योंकि जो हमारे कोड हैं उसके हिसाब से होते हैं। प्रोस्थेसिस डिवाइस यूज विथ सीमेंटेड और यूज विथ अनसीमेंटेड। क्लियर है? ओके, गुड। अब ना कुछ की पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट्स नीड टू बी चेक्ड इन द ऑप रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको कुछ बताया था, ऊपर है ये ना, आपका जो इमेज दिखाया गया ना, सेम आपका फिजिशियन प्रोसीजर डिटेल लिखता है। तो ये अगर आप माइंड में रखोगे ना, तो आपको शोल्डर के प्रोसीजर याद हो जाएगा। लाइक क्या, पहला फिजिशियन क्या करेगा, पेशेंट को पोजीशन में लाएगा कि किस पोजीशन में पेशेंट को रखना है, और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद एनेस्थीसिया और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद वो क्या करेगा कि जो मार्कर यूज़ करेगा, किस लोकेशन पे सर्जरी करना है, सुपेरियर लेटरल इंसिजन, उसके बाद इंसिजन लगाएगा। इंसिजन लगाने के बाद जो मसल है उसको सेपरेट करता है, ये वाला पॉइंट है, स्टेप फॉलो करता है। फिर जो सब कैप्सुलरीज है उसको रिलीज करेगा, जो यहाँ पे आपको मसल हो रही है इसको कट करेगा। फिर हुमरल हेड को प्रिपेयर करेगा, जो हुमरल हेड है वहाँ कटा हुआ है उसको कट करेगा, इंसाइज करेगा, रिमूव करेगा, ये सारा पार्ट करेगा। फिर उसके बाद जाएगा हुमरल रिमूवल, लाइक जो हेड था उसको रिमूव कर दिया। फिर जो जैसे रिमूव करने के बाद वहाँ पे ड्रिलिंग करके ये रॉड को इम्प्लांट करता है। फिर जैसे रॉड को इम्प्लांट करेगा उसके बाद यहाँ पे उसका हेड इम्प्लांट करेगा। फाइनली जो ये डिवाइस है ये आपका इम्प्लांट कर देता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये कौन सा पार्ट का हुआ, हुमरल का। तो इतना जो स्टेप फॉलो करेगा ये हेमी वाला में आएगा, लाइक हेमी ऑर्थोप्लास्टी का पार्ट है। लाइक अगर ये सेम प्रोसेस सॉकेट पे करेगा, सेम प्रोसेस हुमरल पे करेगा, हुमरल जो हमारा हैंड वाला। तो इतना ये लैंग्वेज में इसी चीज़ को लिखेगा।
तो अब आपके दिमाग में चलना चाहिए, पहला क्या करेगा, एनेस्थीसिया देगा, पेशेंट आइडेंटिफाई करेगा, कंसेंट साइन करेगा, इंसिजन लगाएगा, मसल सेपरेट करेगा, कैप्सुलरीज रिलीज़ करेगा, हुमरल हेड को कट करेगा, रिमूव करेगा, इम्प्लांट डालेगा, उसके बाद उसने क्या करेगा, चेकअप करेगा, सब कुछ सही है। तो ये ऑल एक स्टेप्स है। तो जब भी आप शोल्डर की प्रोसीजर देखोगे इतना स्टेप्स लिखेगा। अगर इतना हुआ है तो एग्ज़ाम्पल किसका हो जाएगा, अगर सिर्फ यही हुआ है तो हेमी का एग्ज़ाम्पल है। दूसरा प्रिपरेशन वो कहाँ पे जाएगा, सॉकेट्स पे जाएगा, सॉकेट पे भी सेमी फॉलो करेगा। सॉकेट्स के अंदर जैसे हमने देखा था, ये जो जॉइंट था, ये जॉइंट के सॉकेट वाला एरिया है, इसको ग्लेनोइड बोलते हैं, जैसे आप देख रहे हो ग्लेनोइड। और हुमरल और ग्लेनोइड आपस में जुड़ रहा था तो उसको बोल रहे थे हुमरल ग्लेनोइड जॉइंट। तो जैसे ये अंदर के जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लेनोइड, जो साइड से कैप्सूल की तरह ये फॉर्मेट है इसको हम लोग बोलते हैं लेब्रम। ठीक है, तो लेब्रम रिपेयर करके एक आएगा आपको। और यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, आप अगर देखते हो कि ये ना इनकी जो कोडिंग होती है रिपेयर की ऐसे है, ये मान लो एक क्लॉक है तो यहाँ लिखेगा कि ऐसे ये डिवाइड है, मान लो इसको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 12, एक घड़ी में कैसे टाइम होता है, 12 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, 3 हो गया, क्या आएगा, 6 7 8 9 हो जाएगा, 9। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 होगा, 1 2 3 4 5 6 9 6 होता है, क्या होता है, 3 होता है, 3 होगा, राइट। चलो, तो अभी क्या करेगा, अगर इसकी रिपेयर कर रहा है तो लिखेगा यहाँ से 9 to 12। तो 9 to 12 मतलब क्या है, वो क्लॉक में लिखेगा, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। क्लॉक यूज़ 9 to 10। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ग्लेनोइड का 9 पोर्शन से लेके 12 तक का जो सर्जरी हुई है तो उसका वो लोकेशन बता रहा है। तो कभी भी अगर आपको देखोगे ना, लिखेगा कि 10 o'clock, 9 o'clock, 10 to 12 o'clock, तो उसका मतलब क्या है कि लोकेशन बता रहा है। अगर बोलेगा 9 to 3 o'clock मतलब क्या है, हाफ ग्लेनोइड को रिपेयर किया है। अगर 6 से 12 बताएगा तो इसका मतलब क्या है, हाफ ग्लेनोइड को रिपेयर किया है। तो इस तरह से आपको ये टर्म्स थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। एक पॉइंट और है, अभी आपको आएगा लेब्रम रिपेयर करके आएगा। यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्लेप रिप टीयर। तो यहाँ पे आपने एक प्रोसीजर देखोगे, स्लेप टीयर रिपेयर करके आएगा, लीजन रिपेयर, स्लेप लीजन रिपेयर करके आएगा। तो उस तरह से आपको ये पॉइंटर समझ आने चाहिए। जो ग्लेनोइड को ऊपर से फोर्स किया रहता है उसको बोलते हैं बाइसेप्स टेंडन। अब हमने पढ़ा हुआ था टेंडन क्या होता है, तो जॉइंट को और बोन्स को आपस में सपोर्ट करने के लिए जो मसल्स होते हैं कार्टिलेज के बने होते हैं वो सपोर्ट कराते हैं टेंडन के थ्रू। तो ये आपका ग्लेनोइड है। जैसे मैंने ऊपर बताया था ह्यूमराइड के लिए, हुमरल के लिए उस तरह स्टेप फॉलो करेगा। सबसे पहले वो लोग ग्लेनोइड को चेक करेंगे, फिर ग्लेनोइड को क्या करेंगे, जो नेचुरल ग्लेनोइड है उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से और उसके ऊपर ड्रिल करेंगे, स्पेस बनाएंगे, फिर वहाँ पे ये डिवाइस यूज़ करेंगे, डिवाइस लगाते हैं, फिर ये जो सॉकेट है उसको इम्प्लांट करते हैं, फाइनली सॉकेट एंड बॉल एंड सॉकेट इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये आपके इमेजिनरी फॉर्म में शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी हुआ है। अब ये वाला जो पूरा प्रोसीजर है ये दूसरा स्टेप है। पहला वाला प्रोसीजर पहला स्टेप था। तो अगर इन दोनों में से कोई एक परफॉर्म हो रहा है तो उस केस में आप समझोगे हेमी। अगर दोनों परफॉर्म हो रहा है तो उस केस में आप क्या समझोगे, टोटल। क्लियर है सबको? ओके, फाइन फाइन। अब इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा हमारे नोट्स के थ्रू बताया गया है तो इसको समझना आप लोग। शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी, शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था हेमी का कोड है 23470 और टोटल का कोड है 23472। रिवीजन का कोड हमने देखा था हुमरल और ग्लेनोइड कंपोनेंट दोनों हो रहे हैं तो उस केस में। अब ये ना जो आप अगर देखोगे कि इम्प्लांट के थ्रू कि मैं एक चीज़ और आप लोगों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करा देना चाहता हूँ, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे ये एक ना बॉल एंड सॉकेट का था एग्जाम्पल हुमरल के अंदर, राइट। तो ये क्या था, बॉल, और इसको बोलते हैं स्टेम। जो डिवाइस है ना प्रोस्थेसिस यूज़ हुआ है हुमरल के अंदर तो इसको बोलेंगे स्टेम और इसको बोलेंगे बॉल।
राइट। क्या आप पास से हो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ राइट राइट। जो ये होमरल के अंदर यूज़ होगा तो उसमें दो पॉइंटर होता है, ये बॉल पार्ट होता है, ये स्टेम पार्ट होता है। तो इनके ना कोड अवेलेबल हैं, यहाँ से डिवाइड है ये बॉल का एक अलग से कोड है और स्टेम का अलग से कोड है। तो अगर रिमूवल होगा ना, सिर्फ बॉल का रिमूवल होगा तो अपने पास अलग से कोड है, सिर्फ स्टेम का रिमूवल होगा तो अलग से कोड है। ये किसके अंदर? होमरल के अंदर। और जो हमने यहाँ स्केपुला पढ़ा था, इसके अंदर जो सॉकेट यूज़ होता है उसका एक ही कोड होता है, सॉकेट रिमूवल का। तो अगर कभी भी अगर वो बोलेगा ना कि होमरल पे बॉल एंड स्टेम रिमूव किया है तो उसके अलग हमारे पास कोड है। मतलब इसका रिमूवल का कोड दो तरीक़ा से कोड किया जाता है। अगर होमरल के अंदर सिर्फ बॉल रिमूव किया है तो अलग कोड है, अलग क्या उसमें 52 मॉडिफायर लगाते हैं। सेम CPT कोड है, एग्जांपल मैं बताऊंगा। उसमें हम क्या करेंगे कि 52 लगाएंगे, अगर दोनों किया हुआ है तो कंप्लीट कोड जाएगा। तो जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना आएगा नीचे वाला, ठीक है। तो लेट्स मूव दैट। ये टोटल वाला आपको समझ आ गया, हेमी वाला आ गया है आपको, होमरल और ग्लेनोइड कंपोनेंट। तो अब आपको समझ में आना चाहिए होमरल क्या होता है, ग्लेनोइड क्या होता है। होमरल वाला मतलब हमारा जो इधर वाला स्टेम और बॉल वाला है, और ग्लेनोइड मतलब क्या है यहाँ पे सॉकेट से। तो और का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों में से कोई एक हो रहा है तो उस टाइम ये कोड यूज़ होता है जो हमारा पार्शियल वाले साइड में आता है। और होमरल एंड ग्लेनो, एंड का मतलब क्या है कि दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी। तो उस समय हम कंप्लीट या टोटल कोड करते हैं 2, 3, 4, 7, 4। ये किसके लिए है? रिवीजन के लिए। रिमूवल ऑफ द शोल्डर प्रोस्थेसिस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था रिमूवल के टाइम में क्या करेंगे। अगर अकेला होमरल हट रहा है, ग्लेनोइड हट रहा है तो उसके टाइम में हमारे पास ये कोड है, और ये दोनों हट रहे हैं तो उस केस में हमारे पास ये कुछ गाइडलाइंस टिप्स क्या बोलती है कि एज पर द ऑपरेशन रिपोर्ट सर्जन रिप्लेस बोथ होमरल बॉल एंड ग्लेनोइड सॉकेट कंपोनेंट ऑफ द शोल्डर, सो वी कोड अप्रोप्रिएट लाइक कंप्लीट कोड टोटल आर्थोप्लास्टी। अगर ये दोनों हो रहा है तो हम ये कोड करें, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वही जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल समझाया था, मुझे पता था वो कन्फ्यूज़न आएगा, इसीलिए मैं पहले बता दिया। इसको यहाँ डिवाइड किया हुआ है, इसका अलग सेक्शन है, इसका अलग है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। अब लिख रहा है इट इज़ अ पॉसिबल दैट पेशेंट में ओनली नीड वन ऑफ द होमरल कंपोनेंट रिवाइज। लाइक ये पॉसिबिलिटी है कि होमरल जो कंपोनेंट है आइदर द हेड, जैसे मैंने ये बताया हेड, और ये बताया स्टेम, तो इन दोनों में से कोई एक भी रिमूव करने का पॉसिबिलिटी है। यूज़ मॉडिफायर 52 रिड्यूस सर्विस दैट विल नीड अप्रोप्रिएट कमेंट एज वाई दिस सर्विस आर बीइंग रिड्यूस। एग्जाम्पल, रिड्यूस सर्विस ड्यू टू रिवीजन ऑफ द ओनली होमरल स्टेम। ये बोल रहा है सिर्फ ये रिमूव कर रहा है, तो उसका एग्जाम्पल है जैसे इस टेबल के थ्रू आप देखोगे। यहाँ कोड डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, रिवीजन ऑफ टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी इंक्लूडिंग द अलोग्राफ्ट व्हेन परफॉर्म द होमरल और ग्लेनोइड कंपोनेंट। तो ये दोनों, ये इसमें ग्लेनोइड और होमरल दोनों में से कोई एक प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी उसने सिर्फ होमरल पे कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर होमरल हेड जो ये वाला पार्ट है और होमरल स्टेम जो नीचे वाला पार्ट है दोनों रिमूव कर रहा है, उस केस में आप क्या कोड करोगे, आप ये कोड करोगे विदाउट मॉडिफायर, जो कंप्लीट कोड है जो यहाँ पे लिखा है होमरल रिवीजन ऑफ द टोटल आर्थोप्लास्टी। लेकिन अगर ये बोल रहा है सिर्फ हेड रिमूव किया तो उस केस में आप 52 लगाओगे, सिर्फ स्टेम यूज़ किया तो उस केस में आप 52 लगाओगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके फाइन। कुछ ये न्यू एड ऑन कोड आए थे कि अगर यहाँ पे जो जॉइंट है इसी को बोलते हैं हम लोग कैप्सुलरीज और लाइक बर्सा एरिया, तो यहाँ पे अगर इंजेक्शन दे रहा है तो उसका अलग से कोड करते हैं। एड ऑन कोड है 20704। अगर कोई डिवाइस विदाउट डिवाइस को कोड कर रहा है, लाइक सिर्फ इंजेक्शन के थ्रू कोड कर रहा है, तो उस टाइम पे ये वाला कोड होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेन मैनेजमेंट के लिए। अगर कोई डिवाइस या कोई लाइक पंप वगैरह यूज़ कर रहा है उस समय 20705 कोड करते हैं। जनरली ये सर्जरी में बहुत रेयर आता है, लेकिन अलग से कभी प्रोसीजर में यूज़ हुआ तो आप ये कोड
कर सकते हैं। इसके कैसे कोड मिलता है, मैनुअल प्रिपरेशन इंसर्शन ऑफ द ड्रग डिलीवरी डिवाइस, वहाँ लिखेगा कि ड्रग डिलीवरी डिवाइस यूज़ किया है इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर मतलब क्या है, जॉइंट के अंदर। तो उस समय हम ये कोड करेंगे, किस कोड के साथ ये जा सकता है, ये वाला जाता है। और अगर रिमूवल का कोड हो रहा है तो हम रिमूवल करें, बट आप देखना वहाँ पे लिखेगा ड्रग डिलीवरी डिवाइस, ड्रग डिलीवरी डिवाइस अगर लिखा हुआ है, रिमूवल अगर पहले तो इंसर्ट करेगा तो वो कोड जाएगा, अगर रिमूव करेगा तो कोड है। ये बहुत कम यूज़ होता है, बट चांसेस है कि कोई प्रोसीजर में परफॉर्म हो जाए। ठीक है, ये न्यू कोड आए थे, तो वैसे मैंने कभी ये वाला कोड तो लगाया नहीं प्रोसीजर कोड करते समय, लेकिन अभी किसी मेडिकल रिकॉर्ड में आ जाता है, तो ये पता होना चाहिए। बहुत लोग मिस कर देंगे कि पता ही नहीं है। तो अगर कहीं भी आप मेडिकल रिकॉर्ड पढ़ रहे हो, वहाँ पे लग रहा है कि प्रोवाइडर द गिवन द ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑन द जॉइंट एंड इम्प्लांटेड द पम्प, दैट टाइम वी हैव अ सेपरेट कोड, थ्रू द इंजेक्शन वी हैव अ सेपरेट कोड। ओके, ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव, सर्जरी से पहले नहीं करेगा, सर्जरी के बाद जनरली करता है। ओके, इसीलिए आप देखो यहाँ पे सर्जरी कोड के बाद दिया हुआ है 234702 ये सारे प्रोसीजर कोड के साथ लगेंगे एडिशनली। तो ये था हमारा शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी। अब हम इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, हम शोल्डर ऑर्थोस्कोपी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सब लोग क्या शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी में क्लियर हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जितने जॉइंट है वहाँ पे ऑर्थोप्लास्टी हो सकता है। तो जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था किसका, शोल्डर का, सेम आपका हिप का होगा, सेम आपका नी का होगा। चेंजेस क्या होने वाले हैं वहाँ पे, बोन्स, जॉइंट नेम, प्लेसमेंट, राइट, ये सब चेंज होगा। लेकिन कोड जो अरेंज है वो कैसे रहेगा, रिवीजन का होगा, रिप्लेसमेंट का होगा, टोटल होगा, पार्शियल होगा, इसी तरह से अरेंज होगा। तो कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस लोकेशन चेंज हो जाएगा। अब जैसे नी में बात करोगे तो वहाँ मेडियल कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, पेट्रोल ये वाला आएगा, पटेला वाला जो आता है वो सारे चीज़ें अलग हो जाएगा। हिप में आप जाओगे तो इलिक क्रेसिस आएगा, इलिक जॉइंट वाला आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लोकेशन चेंज होगा। खैर हम एक ईच एंड एवरी थिंग्स पढ़ेंगे, समझेंगे। अब तक कोई इसमें डाउट है तो मुझे बताओ। आर्थोप्लास्टी के अंदर क्लियर है, पक्का? चलो, तो कल हम ना, या अभी थोड़ा टाइम मिलता है तो देख लेते हैं इसको कि ऑर्थोस्कोपी पढ़ेंगे। बट मैं ऑर्थोस्कोपी से पहले आप लोगों का नी का ऑर्थोप्लास्टी कवर करा दूँ, या शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी इज़ ओके? कोरिलेट करोगे ना, मतलब जैसे अगर अभी हमारे दिमाग में ऑर्थोप्लास्टी चल रहा है, अगर मैं नी का ऑर्थोप्लास्टी पढ़ा देता, शोल्डर का पढ़ा देता, तो मेरे लिए ईजी है, शोल्डर ही क्लियर करा दें। राइट। तो फिर आप लोग ना प्लीज़ कंफ्यूज मत होना ऑर्थोस्कोपी में और प्लास्टी में, ठीक है? चलो, तो मैं ना आप लोगों को आज एक रिपोर्ट देता हूँ, क्या करना कि ये वाला शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी का जो अब तक हमने प्लास्टी में देखा हुआ है, इसका कोड आप लोग कोशिश करो कि करने का, समझने का। फिर हम जब कल आएंगे ना, आज सैटरडे है हमारे पास, कल हम क्या करते हैं कि जो शोल्डर ऑर्थोस्कोपी है और ये सारी चीज़ें हैं, उसको हम दोबारा से रिवाइज़ थोड़ा कर लेंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है? तो आज हम थोड़ा ही देखते हैं, कल का हमारा टाइम एक्सटेंड करेंगे, जिसमें हम सारे जो भी हमने प्रोसीजर ये सब चीज़ें देखी थी उसको डिटेल में जाएंगे, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज़ करने का टाइम मिल जाए। जो पिछला प्रोसीजर आपने पढ़ा हुआ था, एक बार रिवाइज़ कर लो। और बाकी हम संडे में इसको डिटेल में और डिटेल में जाएंगे। शोल्डर हम पूरा ख़त्म कर देंगे, ऑर्थोस्कोपी, ऑर्थोप्लास्टी और रिपेयर, रीजन रिपेयर। थोड़ा बड़ा है शोल्डर, बट इसको सबको हम कल क्लियर करेंगे। मैं एक रिपोर्ट आप लोगों को लाइव रिपोर्ट डाल देता हूँ ऑर्थोप्लास्टी का, तो प्लीज़ उस पर आप लोग कोशिश करना उसको परफॉर्म करने का, चेक करने का। जहाँ डाउट होगा कल हम उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। वैसे इस नोट्स में है, आई थिंक सो, हमने रिपेयर प्रोसीजर डाला हुआ है। एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, ये सारे हैं हमारे पास। ऑर्थोस्कोपी के एग्जाम्पल है, ऑर्थोप्लास्टी का भी डाला था मैंने। नहीं होगा तो मैं अलग से आपको लाइव रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ये ऑर्थोस्कोपी का है। क्या
सर आप सेंड कर दीजिए अलग से। शेयर करता हूँ मैं अलग से, चलेगा चलेगा। तो मैं लाइव रिपोर्ट आज देता हूँ, जो टाइम मिल रहा है ना आप लोगों के पास। जैसे ये कॉल आज थोड़ा मैं कॉल कम ही रखता हूँ, 1 आवर का ही रखा। रीज़न है कि एक बार आप लोग पिछला वाला रिवाइज़ कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता वीकेंड्स पे आप लोगों ने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया है। और ये आप लोग कोडिंग सेशन ट्रेनिंग सेशन ले रहे हो तो ये मत सोचो कि पढ़ लेंगे। जो करना है अभी करो। अभी मुझे याद होना है तो याद होना है कि ये पॉइंट आपके माइंड में चलना चाहिए। एक्सीजन की ये गाइडलाइन है, ट्रिगर पॉइंट की ये गाइडलाइन है, बायोप्सी का ये गाइडलाइन है, ऑर्थोप्लास्टी का ये गाइडलाइन है। इतने पॉइंटर्स होते हैं। ऑर्थोप्लास्टी ये होता है, ये स्केपुला का लाइक मसल्स का नाम है, ये आपका जॉइंट होता है। एकदम इसको रिवाइज़ करो दिमाग में, इसी को फिंगर टिप्स पे करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि रट्टाफिकेशन पे जाना है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि लाइक रोटेटरी कफ मसल में कौन कौन से मसल इन्वॉल्व हैं, मुझे याद है। सुपरा हो जाएगा, इंफ्रा हो जाएगा, टेरिस हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। पहले ये याद कर लो, उसमें स्पाइनेटस जोड़ दो, सुपरा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, सब कैप्सुलरीज। तो इसको ऐसे हैंड टू हैंड होना है कि हैंड टू माउथ या फिंगर टू माउथ रहो कि भाई एकदम हाथों पे बताना है। जॉइंट कितना होता है, क्रॉमिकल जॉइंट होता है, स्टर्नो जॉइंट होता है, ग्लेनॉइड जॉइंट होता है, होमरल होता है, हेड होता है। इतनी ही एनाटॉमी पढ़नी है। ज़्यादा बर्डन या ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। काम का बहुत स्ट्रेस है, हमें थोड़ा स्मार्ट बनना है। कोड कैसे करना है मैंने आप लोगों को जो स्टेप्स बताया था। अब इसी चीज़ को वो लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। अब डॉक्टर क्या लिखेगा कि देन आई रिमूव दिस 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 ऐसे करके आएगा। जब मैं आपको लाइव रिपोर्ट दूंगा ना, और कल उस पर अगर हमारे पास टॉपिक है तो हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे, तो आपको बता दूंगा कि कैसे एक रिपोर्ट को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि उसको क्या करना है। अगर किसी के पास अपना खुद, जैसे कि आप लोग काम करते हो, देखते हो कि अगर शोल्डर आर्थोप्लास्टी का अगर रिपोर्ट मिलता है तो प्लीज़ आप उसका स्निप लो। हमारे पास व्हाट्सअप है। पेशेंट का इन्फॉर्मेशन मत शेयर करना, जो प्रोसीजर है वो सब शेयर करो, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट के सारे रिपोर्ट हम देखेंगे। जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें सारा अलग होगा, लेकिन जितना ज़्यादा हम रिपोर्ट एक्सपोजर करेंगे वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, सबको समझ आया? बाकी मैं एक लाइव रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो आप लोगों का फ़ोल्डर है ना, जहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, वहाँ शेयर कर दूँगा, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कोई और भी ऐड करना हो तो क्या होता है, वो कलेक्ट होता रहता है हमारा नोट्स। तो हम जब लास्ट में जैसे हमारा ट्रेनिंग ख़त्म होगा या बीच में जब भी ज़रूरत होगा तो हम नोट्स वहाँ से लेते जाएंगे। तो जो जो पॉइंट्स हम पढ़ते जाएंगे, जो जो एग्जाम्पल्स डिस्कस करते जाएंगे, सारा नोट्स में मैं ऐड नीचे करते जाता हूँ। तो आप लोग वहाँ से, वो आपके लिए हमेशा है, वो आपके साथ शेयर है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो। तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपको नोट्स नहीं देना, आपको ये नहीं देना। मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मेरा मोटिव है कि आप सर्जरी सीख जाओ, और इतना अच्छा सीख जाओ कि कोडिंग करो तो पता ना चले कि आपने रिसेंटली सीखा है। अब चाहे 20 साल का किसी का एक्सपीरियंस हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो अगर टोटल ऑर्थोप्लास्टी का कोड करेगा तो यहीं सेलेक्ट करेगा, कोई अलग थोड़ी कोड करेगा। कंसर्न क्या था कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने रिवीजन क्यों कोड किया है, तो आप एक्सप्लेन कर दोगे कि देखो जी, यहाँ इस रिपोर्ट में यहाँ दिया है, जिसकी वजह से ये कोड लिया। हेमी क्यों लिया है, इसलिए। ये क्यों लिया, मतलब जो भी पॉइंटर से आप जस्टिफाई कर लो। डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने एरर लगा दिया तो वहाँ हाथ नहीं ऐसे करना है। भाई क्यों लगाया, लिखा तो ये है, तुमने क्यों अलग लगाया। तो ये आर्गूमेंट आप कर सकते हो आप, क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लियर है, राइट। तो इस तरह से हम एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। और आप लोगों से मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग है, ये सेशन मैंने रिकॉर्ड करता हूँ, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ के कंफ्यूज हो। एक बार में समझ लो, नोट्स बहुत अच्छा है, एक बार दोबारा देखोगे आपको समझ आ जाएगा। फिर भी किसी को चाहिए ऑडियो वीडियो, मैं शेयर कर दूँगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, डन। सर ये आज वाली वीडियो लास्ट सेशन वाली वीडियो पेश कर। डन। लास्ट वाला तो इजी था, एक्सीजन ट्रिगर पॉइंट में क्या ही है, बट फिर भी मैं शेयर कर दूँगा, कोई इशू नहीं। ठीक है। थैंक यू टीम।